मथुरा की रहने वाली विमला जी एक बेहद सरल और घरेलू महिला थी। वह खुद ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने पाई जोड़कर अपने बेटे नितिन को दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज से MBA कराया था। नितिन की शादी दिल्ली की ही एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर तन्वी से हुई थी। तन्वी दिखने में आकर्षक और आधुनिक और बहुत पढ़ी लिखी थी। विमला जी ने यह सोचकर बड़े चाव से तन्वी को बहू बनाया था कि पढ़ी लिखी लड़की घर और बाहर दोनों को अच्छे से संभालेगी। विमला जी को पिछले कुछ समय से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी। नितिन ने जिद की, माँ आप दिल्ली आ जाओ, यहाँ बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाएंगे और कुछ ही दिन हमारे पास रहकर आराम भी कर लोगी। विमला जी ने शुरुआत में मना किया, क्योंकि वह अपने सीधे साधे पति रमेश जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर रमेश जी और विमला जी दोनों दिल्ली आ गए। बेटे के घर आने पर विमला जी और रमेश जी का स्वागत तो हुआ, लेकिन बहू तन्वी के चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। घर में साफ सफाई और खाना पकाने के लिए 2 मेड लगी थी। तन्वी सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती और रात को देर से लौटती। घर आकर वह सीधे अपने कमरे में जाती, लैपटॉप या मोबाइल पर लग जाती। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन तन्वी ने कभी खुद से आकर सास ससुर के पास बैठकर उनका हालचाल नहीं पूछा। विमला जी सोचती कि बहू काम से थक जाती होगी, इसलिए वह खुद ही उसके कमरे में दूध का गिलास लेकर चली जाती। लेकिन तन्वी बिना नजरें उठाए रूखे स्वर में कहती, मम्मी जी टेबल पर रख दीजिए, मैं पी लूँगी। एक दिन दोनों मेड्स बिना बताए छुट्टी पर चली गईं। विमला जी ने सोचा कि बहू ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी, तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी में दर्द के बावजूद रसोई में जाकर सबके लिए पोहा और चाय बना दी। जैसे ही तन्वी रसोई में आई और उसने सास को काम करते देखा, वह चिढ़कर बोली, मम्मी जी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर नितिन देख लेता तो सीधे मुझ पर चिल्लाता कि मैं आपकी सेवा नहीं कर रही। मुझे किसी के एहसानों की ज़रूरत नहीं है। मैड नहीं आई थी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। विमला जी का दिल टूट गया। उन्होंने प्यार से कहा, बहू बाहर का खाना रोज़ रोज़ सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नितिन को भी एसिडिटी रहती है। तन्वी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। आप अपने मथुरा के कायदे अपने पास रखिए मम्मी जी। हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ लाइफ ऐसे ही चलती है। अगले ही दिन रमेश जी और विमला जी की बेटी नेहा और दामाद अपने माता पिता से मिलने आए। वे अपने साथ विमला जी की पसंद की मथुरा के पेड़े और फल लाए थे। सब बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तन्वी ऑफिस से लौटी। ड्राइंग रूम में ननद और दामाद को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सबको बस एक औपचारिक हेलो कहा और सीधे बेडरूम में चली गई। नितिन जब पीछे से कमरे में गया तो तन्वी उस पर बरस पड़ी। नितिन यह क्या तमाशा है? तुम्हारे पेरेंट्स आए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारी बहन और जीजा जी भी यहीं डेरा डालने आ गए। यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मैं दिन भर ऑफिस में खट कर आती हूँ। यहाँ मुझे शांति चाहिए, रिश्तेदारों का मेला नहीं।
कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और तन्वी की तीखी आवाज़ें सीधे ड्राइंग रूम तक आ गईं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रमेश जी ने अपमान का घूंट पिया और बेटी दामाद को तुरंत वापस भेज दिया। रात को विमला जी से रहा नहीं गया। वह तन्वी के कमरे में गई और बड़े धीमे स्वर में बोली, बेटा, नेहा तुम्हारी ननद है, इस घर की बेटी है और रिश्ते तो अपनों के आने जाने से ही बनते हैं ना। थोड़ा सा वक्त परिवार को भी दिया करो। बस यह सुनना था कि तन्वी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, बस कीजिए मम्मी जी, मुझे रिश्तों का लेक्चर मत दीजिए। आप जैसी अनपढ़ और दकियानूसी महिलाओं का यही काम होता है, दिन भर घर में बैठकर दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना। मैंने अपनी लाइफ में मेहनत की है, डिग्रियां ली हैं, लाखों कमाती हूँ ताकि अपनी शर्तों पर जी सकूं। मैं आपकी तरह घर की 4 दीवारी में बंद रहने वाली कोई गंवार औरत नहीं हूँ जो सबकी गुलामी करती फिरे। मेरे पैसे से यह घर चलता है, इसलिए यहाँ नियम भी मेरे ही चलेंगे। कमरे के बाहर नितिन और रमेश जी खड़े थे। तन्वी के मुंह से अपनी माँ के लिए अनपढ़ और गंवार शब्द सुनकर नितिन का खून खौल उठा। उसने कमरे में कदम रखा और तन्वी को बीच में टोकते हुए कहा, शट अप तन्वी, बहुत हो गया तुम्हारा ईगो। जिस गंवार औरत को तुम आज कोस रही हो ना, उसी ने अपनी सूखी रोटियां खाकर मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के बगल में खड़े होने के लायक बन सका। अगर शिक्षा तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाती तो ऐसी शिक्षा पर थू है। नितिन ने आगे कहा, तुम्हें अपने पैसे और रुतबे का बहुत घमंड है ना। तुम्हें लगता है कि इस घर में सब तुम पर आश्रित हैं। तो सुन लो, कल सुबह ही मैं माँ पापा को लेकर मथुरा वापस जा रहा हूँ। और हाँ, अगले महीने मेरे साले साहब की पढ़ाई का जो खर्च मैं उठाने वाला था वह अब मैं नहीं उठाऊँगा, क्योंकि जब मेरे माता पिता का इस घर में कोई स्थान नहीं तो तुम्हारे परिवार के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी का भाई पूरी तरह नितिन की कंपनी और उसकी आर्थिक मदद पर निर्भर था। वह घबरा कर बोली, नितिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे माता पिता का तो मेरे भाई के अलावा कोई सहारा नहीं है और उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। अब तक चुप खड़े रमेश जी ने आगे बढ़कर कहा, बहू, तुम तो आत्मनिर्भर हो, कामकाजी हो, हमारे बेटे की मदद की तुम्हें क्या ज़रूरत। हम तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमारे संस्कारों ने हमें किसी का बुरा करना नहीं सिखाया। नितिन, अपनी पत्नी के माता पिता की मदद बंद मत करना, क्योंकि अगर हम भी उनकी तरह छोटे दिल के हो गए तो हम में और इस पढ़ी लिखी बहू में क्या फ़र्क रह जाएगा। विमला जी ने नम आँखों से तन्वी की तरफ देखा और कहा, बेटा, डिग्रियां सिर्फ नौकरी दिलाती है, लेकिन संस्कार जीवन जीना सिखाते हैं। भगवान करे तुम्हारी शिक्षा तुम्हें कभी अकेला न छोड़े। अगली सुबह नितिन के रोकने के बावजूद विमला जी और रमेश जी अपने स्वाभिमान का संदूक समेटकर मथुरा वापस लौट गए। गाड़ी में बैठते हुए विमला जी की आंखों में आंसू थे। वह नितिन से बोली, बेटा, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम दुनिया को समझ सको, लेकिन आज समझ आया कि असली अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाता, बल्कि वो है जो पढ़कर भी इंसानियत और अपनों का आदर भूल जाता है।
तन्वी दिल्ली के उस आलीशान और महंगे फ्लैट में बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसके पास डिग्रियां थी, पैसा था, पद था, लेकिन घर को घर बनाने वाले वो पूजनीय बुजुर्ग और उनके संस्कार वहाँ से हमेशा के लिए जा चुके थे। मथुरा लौटने के बाद विमला जी और रमेश जी का जीवन फिर से अपनी पुरानी पटरी पर लौट आया। सुबह की ताज़ी हवा, बांके बिहारी जी के मंदिर की घंटियाँ और पड़ोसियों का अपनापन, इन सब ने दिल्ली के उस आलीशान मकान के जख्मों पर धीरे धीरे मरहम लगाना शुरू कर दिया। विमला जी की रीढ़ की हड्डी का दर्द वैसा ही था, लेकिन अब वह बिना किसी ताने के अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। उधर दिल्ली में उस बड़े से फ्लैट में सन्नाटा पसर गया था। माता पिता के जाने के बाद नितिन पूरी तरह से बदल चुका था। वह तन्वी से सिर्फ उतनी ही बात करता जितनी बहुत ज़रूरी होती। घर में अब 2 लोग नहीं बल्कि 2 अजनबी रह रहे थे। विमला जी के जाने के ठीक 1 महीने बाद तन्वी के भाई का फ़ोन आया। वह घबराया हुआ था। दीदी, कॉलेज की फाइनल सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख कल है। जीजा जी ने इस बार पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। पापा मम्मी बहुत परेशान हैं। तन्वी ने तुरंत नितिन के केबिन में जाकर पूछा, नितिन, तुमने रोहन की फ़ीस क्यों नहीं भेजी? उसका साल बर्बाद हो जाएगा। नितिन ने लैपटॉप से बिना नज़रें हटाए बेहद शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तन्वी, पिछले महीने ही मैंने साफ कर दिया था। मैं एक गंवार और अनपढ़ परिवार का बेटा हूँ। मेरे कमाए पैसे भी शायद तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। तुम खुद लाखों कमाती हो, अपने भाई की फीस खुद भर दो। तन्वी का अहंकार यहाँ भी आड़े आ गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तन्वी ने अपने अकाउंट से भाई की फ़ीस तो भर दी, लेकिन उस महीने उसकी खुद के क्रेडिट कार्ड के बिल, गाड़ी की EMI और घर के खर्चों के कारण उसका बजट पूरी तरह चरमरा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह मेरा घर और मेरी कमाई कहती थी, दरअसल उस घर की रीढ़ नितिन की वो खामोश आर्थिक मदद थी जो वह तन्वी के परिवार को बिना जताए देता आ रहा था। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसके 2 महीने बाद जिस मल्टीनेशनल कंपनी में तन्वी काम करती थी, वहाँ अचानक डाउन साइजिंग शुरू हो गई। AI और नए सॉफ्टवेयर आने के कारण कंपनी ने कई सीनियर मैनेजर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दुर्भाग्य से उस लिस्ट में तन्वी का नाम भी शामिल था। एक झटके में तन्वी की वो नौकरी, वो रुतबा और वो लाखों का पैकेज गायब हो गया, जिसके घमंड में उसने अपनी सास को अनाश्रित और गंवार कहा था। नौकरी जाने के सदमे में और EMI के बोझ तले तन्वी बुरी तरह टूट गई। वह दिन भर घर में अकेली बैठी रहती। जिन सहेलियों के साथ वह छुट्टियों में घूमने जाती थी, उन सब ने काम का बहाना बनाकर उससे दूरी बना ली। मेट्स ने भी पैसे एडवांस न मिलने पर काम पर आने से मना कर दिया। अब स्थिति यह थी कि जिस रसोई में तन्वी पैर नहीं रखना चाहती थी, आज उसी रसोई में उसे खुद खड़े होकर बर्तन मांजने और खाना पकाने पर मजबूर होना पड़ा। रीढ़ की हड्डी और पैरों के दर्द से जब उसका बदन टूटता
तब उसे विमला जी का वो चेहरा याद आता जो दर्द में होने के बावजूद उसके लिए मुस्कुराकर पोहा बनाते थे। एक शाम नितिन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा था। तन्वी घुटनों में सिर दिए सोफे पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। नितिन की लाइट ऑन की और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने तन्वी के हाथ में पानी का गिलास दिया। तन्वी ने नितिन का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो नितिन, मुझे समझ आ गया कि पैसे और डिग्रियों का घमंड इतना खोखला होता है। आज मेरे पास न नौकरी है, न रुतबा है और ना ही वो सहेलियां हैं जिन पर मैं नाज करती थी। आज मैं भी वैसे ही घरेलू महिला बन गई हूँ जिसे मैं गंवार कहती थी। मुझे समझ आ गया कि माँ जी दिन भर घर में कितना खटती थी और मैंने उनके निस्वार्थ प्यार को ताना समझ लिया। नितिन ने तन्वी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तन्वी, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं, माँ पापा से मांगनी होगी। रिश्ता मैंने नहीं, तुमने तोड़ा था। अगले ही दिन नितिन और तन्वी बिना बताए मथुरा पहुँच गए। दोपहर का समय था। विमला जी रसोई में रमेश जी के लिए बिना शक्कर की चाय बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने नितिन और तन्वी को खड़ा पाया। तन्वी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ सोचे सीधे रसोई में गई और विमला जी के पैरों में गिर पड़ी। विमला जी हड़बड़ा गई। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? उठो, क्या हुआ? तन्वी ने विमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी डिग्रियों के अंधेपन में भूल गई थी कि अक्षरों को पढ़ लेना शिक्षा नहीं होती, बल्कि अपनों को पढ़ पाना और उनका सम्मान करना असली शिक्षा है। मेरी नौकरी चली गई। माँ जी, मेरा सारा घमंड टूट गया। मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए। मुझे एक अच्छी बहू और इंसान बनना सिखा दीजिए। विमला जी तो माँ थी। माँ का दिल कभी बच्चों के लिए मैला नहीं रहता। उन्होंने तुरंत झुककर तन्वी को गले से लगा लिया। अपनी आंचल से तन्वी के आंसू पोंछते हुए विमला जी ने मुस्कुराकर कहा, पगली, नौकरी गई है तो क्या हुआ? तू इतनी पढ़ी लिखी है, तुझ में हुनर है, नई नौकरी फिर मिल जाएगी। लेकिन यह जो बात तूने आज सीखी है ना, यह दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। अब रोना बंद कर, चल मिलकर मथुरा के पेड़े खाते हैं। पीछे खड़े रमेश जी और नितिन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आज तन्वी सचमुच शिक्षित हो चुकी थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि घर पैसों से नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और संस्कारों की नींव पर टिकता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें।